आज वेनेजुएला में 7.1 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के 2 झटके आए और USGS जो यूनाइटेड स्टेट का जियोलॉजिकल सर्वे है, इसके अनुसार इसमें 10,000 लोगों के मरने की संभावना है, मलबे में 10,000 लोगों के दबने की संभावना है। और वहाँ के जो एक्टिंग प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेज ने इन्होंने वहाँ पे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। इतनी खतरनाक स्थिति थी और इसका जो प्रभाव अमेजन तक देखा गया है। मतलब 1700 किलोमीटर के बाद भी वहाँ पर प्रभाव देखा गया है, इसके इतने दूर तक, इतनी ज़्यादा तीव्रता के भूकंप थे। इसका जो एपिसेंटर था वो था एक काराबोबो, वहाँ पे स्टेट है, काराबोबो स्टेट के मोरोन जगह पे था। और ये जो वहाँ के कैपिटल थे काराकास, कैपिटल से 170 किलोमीटर के आसपास, इसके 170 किलोमीटर वेस्ट में था। तो आसपास के देश भी प्रभावित हुए हैं इससे। अब ये जो 7.1 तीव्रता के भूकंप और 7.5 तीव्रता के भूकंप जो आए हैं, ये 39 सेकंड के अंतराल पर आए हैं। मतलब एक के बाद एक तुरंत 39 सेकंड के अंतराल पर आए हैं। नॉर्मली जो बड़े भूकंप आते हैं तो इसके बाद आफ्टर शॉक मतलब कि इससे छोटी तीव्रता के छोटे भूकंप आते हैं, उसको आफ्टर शॉक बोलते हैं। लेकिन अगर इतनी ज़्यादा तीव्रता के 2 लगातार भूकंप आए और 39 सेकंड के अंतराल पर, मतलब बिना समय के, मतलब बिना किसी देरी के अगर इतने भूकंप आए, तो इसको भूकंप की भाषा में या ज्योग्राफी की भाषा में, जियोलॉजी की भाषा में इसको बोलते हैं, ज्योग्राफी की भाषा में बोलते हैं इसको अर्थक्वेक डबलेट। तो अर्थक्वेक डबलेट क्या है इसके, और ये आफ्टर शॉक से कैसे अलग है? अब जैसे आफ्टर शॉक में क्या होता है कि जब अब पहले एक बार भूकंप देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे अभी हम एपिसेंटर की बात कर रहे थे, तो जहाँ से भूकंप ओरिजिन होते हैं, चट्टानों के, जहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, जहाँ से स्ट्रेस रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होती है, उसको बोलते हैं फोकस बोलते हैं या हाइपोसेंटर बोलते हैं। अभी इसमें मैं बताऊंगा कि मतलब एनर्जी रिलीज क्यों होती है, हाइपोसेंटर बोलते हैं इसको। जहाँ से एनर्जी रिलीज होती है उसको हाइपोसेंटर बोलते हैं। और सरफेस के पास में जहाँ एनर्जी इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर जहाँ सीधे ऊपर पहुँचती है, उसको बोलते हैं एपिसेंटर। शैलो फोकस के भूकंप होते हैं। शैलो फोकस के भूकंप मतलब कि जो लगभग 70 किलोमीटर की गहराई तक आते हैं, अधिकतम 0 से 70 किलोमीटर। मतलब ये हुआ कि अब ये भूकंप जो एनर्जी यहाँ से निकल रही, वो आसपास डिसिपेट नहीं होगी, मतलब आसपास खर्च नहीं होगी एनर्जी, ये सीधे आएगी ऊपर की तरफ, जल्दी से आ जाएगी। जितनी जल्दी एनर्जी आएगी उतनी ज़्यादा मात्रा में आएगी। अब ज़्यादा मात्रा में आएगी तो इसका मतलब वेव ज़्यादा जनरेट होंगी। जो फोकस के पास जो वेव आती हैं, जो वेव जनरेट होती हैं फोकस के पास, उस वहाँ पे जनरेट होती हैं जो वेव, उसको बॉडी वेव बोलते हैं, बॉडी वेव्स। आपने पढ़ा होगा प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स, पी वेव्स एंड एस वेव्स। लेकिन अब ये सरफेस के पास गई और इसको बोलते हैं, जब सरफेस के पास गई तो इसको बोलेंगे सरफेस वेव्स।
ये लव वेव होती हैं और ये रेले वेव होती हैं, RAYLEIGH, ये रेले वेव, ये 2 प्रकार की होती हैं। सरफेस वेव ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं क्योंकि ये सरफेस पे जल्दी पहुंचती हैं और रिपल्स ऐसे क्रिएट कर देती हैं। तो जहाँ पे फोकस होता है वहाँ पर भी एनर्जी, वहाँ पे बॉडी वेव्स जनरेट होती हैं जैसे P वेव्स एंड S वेव्स, और जहाँ भी पहुँचती हैं एपिसेंटर के पास वहाँ पर भी एनर्जी जनरेट करती हैं, वेव्स जनरेट करती हैं, उसको लव वेव और रेले वेव बोलते हैं। अब जैसे हमने कहा कि अर्थक्वेक डबलेट, आफ्टर शॉक में क्या होता है, आफ्टर शॉक में कि जब चट्टानें जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स ये हमेशा मूव करती रहती हैं, कीप मूविंग, ये हमेशा मूव करती रहती हैं ये लिथोस्फेरिक प्लेटें, और मूव करने के कारण ये जैसे या तो एक दूसरे के से दूर जाएंगी तो एनर्जी स्टोर करेंगी, एक दूसरे के पास में आएंगी तो एनर्जी स्टोर करेंगी रगड़ खाकर, और सबसे जो खतरनाक होता है जब एक दूसरे को स्लाइड पास्ट करती हैं, एक दूसरे से सरकती हुई जाती हैं एक दूसरे के अपोजिट। इसको बोलते हैं स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट बोलते हैं, या इसको ज्योग्राफी की भाषा में ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बोलते हैं। बाउंड्री, संरक्षित सीमा। अब क्योंकि ये एक दूसरे से ऐसे सरकती हैं तो एक दूसरे को ब्लॉक कर देती हैं, जब ब्लॉक कर देती हैं तो एक दूसरे के अगेंस्ट जाने में एनर्जी स्टोर होती है, एक दूसरे के अगेंस्ट जाने में एनर्जी स्टोर होती है। चट्टानें एक दूसरे को ब्लॉक कर देती हैं, एनर्जी स्टोर होती है। अब जब ये चट्टानें उस एनर्जी को बियर नहीं कर पाती या रोक नहीं पाती तो वो वेव्स के फॉर्म में बाहर आ जाती है। इसी के कारण भूकंप आते हैं। वेव्स के फॉर्म में चट्टान जब एनर्जी जो स्टोर होती है इसकी चट्टानों की सीमा से बाहर हो जाती है, चट्टानें रोक नहीं पाती, टूट जाती हैं, तो उसके कारण भूकंप आते हैं। क्योंकि ये जो एनर्जी है वेव के फॉर्म में चलने लगती है और ये रिपल्स क्रिएट कर देती है और जो सरफेस पे। यहाँ पे फॉल्ट का मतलब सीधे सीधे आप समझिए क्रैक, ऐसे क्रैक जिसके सहारे चट्टानें या प्लेटें मूव करती हैं, चट्टानें या प्लेट्स मूव करती हैं। तो आफ्टर शॉक में अगर कोई जैसे मान लीजिए चट्टानें हैं ये मूव कर रही हैं ऐसे, आफ्टर शॉक में जैसे मान लीजिए 8 तीव्रता का भूकंप आया। अब 8 तीव्रता के भूकंप के बाद चट्टानें मतलब एनर्जी तो उन्होंने रिलीज कर दिया, चट्टानों ने एनर्जी रिलीज हो गई, लेकिन इसके बाद भी ये अस्थिर हैं या अनस्टेबल हैं तो ये रीएडजस्ट करेंगी, चट्टानें रीएडजस्ट करेंगी। जब रीएडजस्ट करेंगी तो स्मॉलर इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड के भूकंप आएंगे, उसको आफ्टर शॉक बोलते हैं। स्मॉलर इंटेंसिटी के भूकंप आएंगे मैग्नीट्यूड के, उसको आफ्टर शॉक बोलते हैं। आफ्टर शॉक में भी डिस्ट्रक्शंस होता है, क्योंकि पहले जो ज़्यादा तीव्रता के भूकंप आए थे 7 या 8 तीव्रता के, अगर आफ्टर शॉक आते हैं तो तब तक चट्टानें जो बिल्डिंग्स रहती हैं वो बहुत कमज़ोर हो चुकी रहती है,
बहुत कमज़ोर हो चुकी रहती हैं बिल्डिंग और उनके गिरने का खतरा बहुत बढ़ जाता है आफ्टर शॉक में भी। अर्थक्वेक डबलेट में जो आफ्टर शॉक नहीं बल्कि उतना या उससे ज़्यादा तीव्रता के भूकंप आते हैं। उसका कारण ये है, जैसे इसके संदर्भ में देखें, जो अभी वेनेजुएला के संदर्भ में, ये जैसे मान लीजिए ये नॉर्दर्न अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका, यहाँ पे है कैरेबियन प्लेट, ऐसे कैरेबियन प्लेट है और ये मूव कर रही है, इधर सबडक्शन बाउंड्री बना रही है, इधर मूव कर रही है और इधर ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है इसकी, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। यहाँ पे केवल यही सीमा नहीं है इसकी, इसके अलावा कई और फॉल्ट्स है। फॉल्ट्स मतलब जैसे मैंने कहा क्रैक हैं, जैसे अल्पिलर फॉल्ट, सैन सेबेस्टियन फॉल्ट, अल्पिलर फॉल्ट, सेंट सेबेस्टियन फॉल्ट। इसके अलावा कैराबोबो फॉल्ट, बोकोनो फॉल्ट, मोरन फॉल्ट। अब ये सब फॉल्ट पाए जाते हैं, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री फॉल्ट हैं ये। अब ये अगर कुछ तो, जैसे ये एंडीज है वेनेजुएला का, यहाँ तक है एंडीज है, कुछ तो ऐसे हैं जो नॉर्थ ईस्ट में, वेनेजुएला के एंडीज के पास नॉर्थ ईस्ट में ऐसे हैं फॉल्ट। ये इसको मैं दूसरे कलर से दिखाऊं, यहाँ तक ऐसे। अब इसमें क्या हुआ कि अगर जैसे कैरेबियन प्लेट मूव कर रही है इसमें, कैरेबियन मतलब एक कोई भूकंप आया, इसमें तो ये जैसे यहाँ पे अगर कोई मोरोन के पास भूकंप आया, तो इसकी एनर्जी जो और फॉल्ट हैं जो लगभग थ्रेशोल्ड के करीब हैं, वहाँ की एनर्जी, बस थोड़ी सी एनर्जी और मिल जाए तो वो क्या करेंगे, क्रैक हो जाएंगे। तो आसपास के फॉल्ट जो इससे अचानक से एनर्जी एक फॉल्ट से निकलती है, वो तुरंत दूसरे फॉल्ट के पास चली जाती है, और वो फॉल्ट क्योंकि थ्रेशोल्ड तो पूरा कर चुके हैं, अब वो क्योंकि क्रैक होने वाला है, वहाँ की एनर्जी निकलने वाली है। और दूसरा उसे क्या करता है, दूसरा फॉल्ट जहाँ पे अर्थक्वेक का है उसको और एनर्जी देके पुश कर देता है, तुरंत पुश कर देता है। इसी कारण अचानक से 7.1 पहले जो भूकंप आया, उसके बाद 7.5 तीव्रता का दूसरा भूकंप आया। क्योंकि अब इसका मतलब कि जो वेनेजुएला कई ऐसे फॉल्ट हैं उसके क्रिस क्रॉस पर है, कई ऐसे फॉल्ट्स पर स्थित हैं वेनेजुएला। तो ये जो फॉल्ट्स हैं, इसको दूसरा जो पहले वाला भूकंप आया था उससे प्राप्त एनर्जी अचानक से इसको और इंस्ट्रक्ट कर देती है और ये दूसरा भूकंप आ जाता है। तो अर्थक्वेक डबलेट अपने आप में बहुत रेयर घटना है, और ऐसे में लगभग ज़्यादा तीव्रता के और बराबर तीव्रता के भूकंप आते हैं। इसमें आफ्टर शॉक में क्या होता है, आफ्टर शॉक में कम तीव्रता के कई भूकंप आते हैं। तो अगर जैसे इसमें क्या हुआ कि अगर जैसे डेप्थ के आधार पर भूकंप देखें, डेप्थ के आधार पर तो 3 प्रकार के होते हैं। शैलो फोकस वाले, मतलब जिनका फोकस या ओरिजिन पॉइंट कम गहराई पर हो, जैसे 0 से 70 किमी, तो ये शैलो भूकंप था। 80 से 85% भूकंप शैलो भूकंप होते हैं। और दूसरा इससे ज़्यादा गहराई 70 से 300 किलोमीटर जो गहराई पर भूकंप होते हैं उसको सबडक्शन बोलते हैं, सबडक्शन अर्थक्वेक।
सबडक्शन अर्थक्वेक बोलते हैं। जैसे ये प्लेटें सबडक्ट हो रहे हैं तो जहाँ से प्लेटें सबडक्ट हो रहे हैं उधर उतने गहराई पर आते हैं। और तीसरा जो भूकंप होता है वो होता है प्लूटोनिक भूकंप, प्लूटोनिक अर्थक्वेक। प्लूटोनिक अर्थक्वेक ये 300 से लेके 700 किलोमीटर की गहराई पर आते हैं और ये बेनियॉफ जोन के पास आते हैं। बेनियॉफ जोन मतलब जहाँ से ये कोई प्लेट गलना शुरू हो जाती है तो वहाँ पे आते हैं भूकंप। अब ये जो शैलो भूकंप होते हैं, शैलो भूकंप जो होते हैं इसमें ये ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव या विनाशकारी होते हैं, क्योंकि जैसे कोई कम गहराई पर कोई भूकंप रिलीज हुआ, कोई भूकंप बना मतलब इसका फोकस बना और यहाँ से एनर्जी रिलीज आसपास के में नहीं जाती है, सीधे सरफेस की तरफ जाती है और आसानी से और जल्दी से पहुँच जाती है। और जब जल्दी ज़्यादा एनर्जी पहुँचेगी तो ज़्यादा रिपल्स या ज़्यादा वेव जनरेट होंगे। तो इसके कारण जो शैलो भूकंप आते हैं वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। तो इसके अलावा और कारण भी हो सकते हैं, लेकिन जो प्रमुख कारण है वेनेजुएला के भूकंप को लेकर वो यही है। इसके अलावा पूरी दुनिया से जो उनको मतलब कि मदद की ये हाथ बढ़ाए जा रहे हैं वेनेजुएला को लेकर। तो ये मुझे लगता है कि ये टॉपिक मतलब इतना ही इसमें कवर करना था। थैंक यू।